नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा नई बहू और सास का वनवास। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक शहर में पवन अपनी माँ जानकी के साथ रहता था। एक दिन पवन सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। जानकी, बेटा अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना है तुझे। पवन, माँ अभी सोने दो कुछ देर, और अभी टाइम ही क्या हुआ है। जानकी जी, बेटा 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। पवन तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। जानकी जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर अपनी सहेली रीना को फोन मिलाती है। जानकी, रीना कैसी है? रीना, हाँ जानकी मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? जानकी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था पवन के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? रीना, हाँ मैंने बात की थी। मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और पवन को जरूर पसंद आएगी। जानकी, तो जल्दी से बात चला न, और हाँ अगर उसकी फोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। रीना, जरा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद रीना लड़की वालों से बात करके बताती है। पवन और रिंकी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी के बाद जानकी जी बहुत खुश रहती थी। एक दिन जानकी जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहां रिंकी आती है। जानकी जी, बहू कुछ चाहिए तुम्हें? रिंकी, जी नहीं मम्मी जी, मेरे होते आप काम करें, यह ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। जानकी जी, बहू तुम अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें ही तो यह सब संभालना है। रिंकी, नहीं मान जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। रिंकी जानकी जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे रिंकी पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। जानकी जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था। वे केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थी। एक दिन जानकी जी बाहर से सब्जी लेकर आती हैं। वे जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती हैं, उनके कानों में आवाज आती है। रिंकी अपनी सहेलियों के साथ बैठी बात कर रही थी। रिंकी, राधा तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है, तू यहाँ मौज मारती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। राधा, यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। रिंकी, अरे वो तो एक चाल थी पवन को वश में करने के लिए, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो हमेशा मौके पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब पवन पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। जानकी जी यह सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। जिस बहू को वो इतना सीधा समझ रही थी, वह तो उनसे इतनी नफरत करती है। जानकी जी के आते ही सब सहेलियों चुप हो गई। जानकी जी को देखते ही रिंकी बोली, अरे मान जी आप आ गई, मैं अभी अपनी सहेलियों से आप ही की तारीफ कर रही थी। जानकी जी चुपचाप किचन में चली जाती हैं। राधा, रिंकी लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। जानकी, अच्छा है उनका भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। जानकी जी किचन में सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गईं और अपने पति किशोर जी तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। जानकी जी, आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी?
बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। जानकी जी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थी। अगले दिन पवन के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने रिंकी से बात की। जानकी जी, बहू मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली। ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या जरूरत थी। आज से पवन सैलरी भी तुम्हें ही देगा। मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। रिंकी, माँ जी वो आपके रहते तो हो नहीं सकती। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन पवन आपके बगैर नहीं रहेगा। जानकी जी को धक्का लगा। वे अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। जानकी जी, बहू तुम आखिर चाहती क्या हो? रिंकी, मान जी मैं चाहती हूँ कि आप पवन को बिना बताए किसी वृद्धा आश्रम में चली जाएं। पवन को मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहें तो हमारी खुशियां हमें दे सकती हैं। जानकी जी, लेकिन बेटी मैंने तो कभी तुझसे लड़ाई तक नहीं की। रिंकी, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने पवन को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। जानकी जैसे जड़वत हो गई थी। जिस घर को उन्होंने और उनके पति ने बड़े प्यार से सजाया था वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गईं। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण इसी घर में निकल जाएं। रात को पवन के सो जाने के बाद रिंकी जानकी जी के कमरे में आती है। रिंकी, माँ जी आपने अपना सामान पैक कर लिया? जानकी जी, बहू मुझे घर से मत निकाल, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी। रिंकी, आपको एक बात समझ नहीं आती, आपके रहते पवन कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन पवन के जाने के बाद रिंकी जानकी जी के लिए कैब बुक कराकर उन्हें वृद्धा आश्रम भेज देती है। शाम को जब पवन आता है, रिंकी, पवन आज मैंने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वो मेरी सहेली है, न उसके पापा ने टूर बुक किया था, पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था, 2 महीने के लिए वे गई हैं। पवन, रिंकी मुझे फोन तो कर सकती थी, पता नहीं माँ के पास पैसे भी हैं या नहीं। रिंकी, पवन मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रिंकी रोते हुए पवन के पास आती है। रिंकी, पवन बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर पवन रोने लगता है। पवन, मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ। रिंकी, पवन मैंने सब पता कर लिया, बस हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई, किसी का कुछ पता नहीं लगा। पवन का दिल टूट जाता है, वह कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद रिंकी उसे समझाती है। रिंकी, पवन जो होना था हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन पवन कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है। हर छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। यह सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। पवन उन्हें पैसे देने लगता है। तभी वह देखता है एक मैले कुचैले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। पवन, माँ तुम यहाँ कैसे, तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। जानकी जी, बेटा रिंकी ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और वृद्धा आश्रम भिजवा दिया। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धा आश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घरवाले खर्चा देते हैं।
रिंकी ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धा आश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया। तब से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। तू कैसा है? पवन की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आ जाता है। जानकी जी को देखते ही रिंकी घबरा जाती है। पवन, रिंकी, तुमने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला, अब तुम इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। रिंकी, ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। पवन, चुप रहो, कितना झूठ बोलूंगी। चलो निकलो यहाँ से। जानकी जी, बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकाल। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तुम दोनों सुख से रहो। रिंकी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी यही सजा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। जानकी जी, नहीं, मेरे होते यह नहीं हो सकता। पवन, इसे माफ कर दे और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा। रिंकी जानकी जी के पैरों में गिर जाती है।